हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्पॉट। और इस चैनल में हम बायोलॉजी के वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, और वो भी बहुत ही इजीएस्ट वे में। इसके अलावा अगर आप अपने कोई भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस वर्ड हमारे समझ में आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए दो वजह से इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज कि वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे पास फूड नहीं होगा, ठीक है, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरत है, दैट इज ऑक्सीजन। अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेंगे तो दे विल नॉट रिलीज ऑक्सीजन, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, जिसमें लाइट के प्रेजेंस में, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस मीन्स बनाना, प्रोड्यूस करना। लाइट के प्रेजेंस पे प्लांट्स जो होते हैं अपने लिए न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं, दैट इज स्टार्च और शुगर। साथ ही साथ वो हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन भी बना देते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। और सारे ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये थोड़ा प्रोसीजर्स के जो आप सारे डिटेल्स हैं, चलिए उन्हें हम फटाफट शुरू करते हैं और उन्हें समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग फोटोसिंथेसिस को एक डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रोड्यूस करना। ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को किया था जॉन प्रीस्टले ने। कब किया था? 1774 में। तो जॉन प्रीस्टले ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, जिसमें उन्होंने चार जार लिए। पहले जार में इन्होंने क्या किया, एक चूहे को रखा, 1 रैट एंड 1 कैंडल, एक चूहे और एक कैंडल को रखा। तो जॉन प्रीस्टले ने क्या देखा कि जब उन्होंने एक जार में कैंडल और रैट को रखा, तो कुछ समय बाद जो है चूहा मर गया एंड कैंडल जो थी वो बुझ गई। क्यों? क्योंकि उस जार के अंदर का जितना भी ऑक्सीजन था वो सारा का सारा चूहा जो कैंडल थी उसने एब्जॉर्ब कर लिया ऑक्सीजन, जिसकी वजह से उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बच गया और वो चूहा ऑक्सीजन की एब्सेंस में मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, सेकंड जार में उन्होंने चूहा रखा, कैंडल को रखा और एक प्लांट रख दिया। तो प्लांट रखने से क्या हुआ, प्लांट ऑक्सीजन बनाता रहा, चूहा सरवाइव कर गया और साथ ही साथ कैंडल भी नहीं बुझा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो प्लांट यूज़ कर ले रहा था और ऑक्सीजन निकाल रहा था, जिसकी वजह से उनका एक्सपेरिमेंट ये बताया कि प्लांट्स जो हैं सर्वाइवल के लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक डायग्राम है जिसमें ये बताता है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले ये हमारा प्लांट है। प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत है, हमारे एनवायरनमेंट के पास जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है जो कि हमारे प्लांट्स की जड़ों से आते हैं। जो जड़ें हैं या रूट्स हैं वो प्लांट्स, जो वाटर है उसको प्लांट्स जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके वो जाइलम वेसल जो कि स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम वेसल्स के थ्रू वो वाटर चैनल जाता है और सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में वाटर का सप्लाई करता है, जिसकी वजह से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आउटसाइड से मिलती हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है हमारे ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कौन से होते हैं?
ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं हमारे लीव्स, स्टेम और जो ये फ्लावर्स के पीछे के छोटे छोटे पेटल्स होते हैं ना, ये भी। तो ये सारे ग्रीन पार्ट्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्लोरोफिल जो है फाइनली हेल्प करते हैं हम प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ओके, ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं ये वो साइट है या वो जगह है जो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं हमारे सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स के सेल्स में। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनके अंदर ये छोटे छोटे जो होते हैं डिस्क शेप सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। तो थाइलाकॉइड्स में क्या होता है, हमारा मेन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पिगमेंट एक जनरल वर्ड है क्लोरोफिल, बट जो क्लोरोफिल होता है वो कई तरीके के होते हैं। एक क्लोरोफिल ए होता है, एक क्लोरोफिल बी होता है, ज़ैंथोफिल्स होते हैं और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ब्लू ग्रीन या ब्राइट ग्रीन। क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलोइश ग्रीन होता है। ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं एंड कैरोटीनॉइड्स येलो ऑरेंज। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, पहली चीज़ होता है कि व्हाट आर पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो हमारे लाइट्स के जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। तो सब्सटेंस दैट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, इसे हम पिगमेंट्स कहते हैं और ये क्लोरोफिल हमारा यही काम करता है। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसके अंदर डिस्क शेप सेल्स हुए जिसे हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। ये थाइलाकॉइड्स क्या करते हैं, लाइट रेज जो हमारे सनलाइट्स होती हैं इनको एब्जॉर्ब करने का काम जो होता है ये थाइलाकॉइड्स करते हैं। वाटर भी एब्जॉर्ब होते हैं और ये वाटर एब्जॉर्ब और लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ये 2 प्रोसेसेस में डिवाइड होते हैं। जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है ये सिंपली लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं। एक वो जो लाइट की प्रेजेंस में होता है और दूसरा वो जो लाइट की एब्सेंस में होता है। लाइट की प्रेजेंस में जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उनको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, और जो लाइट की एब्सेंस में होते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस या फिर डार्क रिएक्शंस। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होगा, नाम बता रहा है लाइट डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, लाइट। पहले हमारा लाइट एब्जॉर्ब होता है, सेकेंड स्टेप होता है कि वाटर स्प्लिट होता है, थर्ड स्टेप इज ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड द फोर्थ स्टेप इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं दैट इज ATP एंड NADPH। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लाइट एब्जॉर्ब होता है। लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद वाटर स्प्लिट होता है। वाटर स्प्लिट ये सेकेंड हेडिंग है, ये फर्स्ट हेडिंग है। थर्ड स्टेप इज ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड द फोर्थ स्टेप इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं दैट इज ATP एंड NADPH। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि 2 तरीके के होते हैं, एक होता है PS2 दैट इज द फोटो सिस्टम सेकेंड या 2 एंड द सेकेंड वन इज PS1। PS2 की क्या खासियत है, चूँकि पिगमेंट है तो कोई ना कोई एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होगी। तो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर्स। 680 नैनोमीटर्स की लाइट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने का काम करता है PS2 और PS1 जो होता है वो 700 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये लाइट रिएक्शन है, इसको हम Z स्कीम भी कहते हैं। नाम बताता है Z स्कीम। Z मीन्स इसमें Z बनता है, ये आप देख रहे हो, ये जो है ये Z बनता है इसमें, इसकी वजह से इसको Z स्कीम भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि
जो हमारा PS2 होता है 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनमें एनर्जी आती है एंड दे स्टार्ट मूविंग। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप आउट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जंप आउट होके हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं जहाँ पे PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है। ये PS2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने पास रख लेता है, ठीक है। उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को लोअर लेवल की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसकी मदद से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोअर एनर्जी या लोअर लेवल की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और इस प्रोसीजर के दौरान जो हमारा हाई एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को जब हम लो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी एनर्जी कुछ रिलीज होगी, तभी वो लोअर लेवल पे जाएंगे। तो जो एनर्जी हमारी रिलीज होती है दैट इज ATP। तो फर्स्ट हाई मॉलिक्यूल एनर्जी इज रिलीज, दैट इज ATP। उसके बाद ATP रिलीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे लोअर लेवल की तरफ गए हैं वो हमारे सेकेंड फोटो सिस्टम में पहुंच जाते हैं, दैट इज PS1, फोटो सिस्टम 1। और ये जो है ये वेवलेंथ 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद सेम प्रोसीजर होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, दे स्टार्ट मूविंग एंड दे जंप आउट। इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल आते हैं। उसके बाद अगेन ये ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की जाने की वजह से यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 का प्राइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये फिर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अगेन ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल की तरफ भेजे जाते हैं जहाँ ये फिर से PS2 में चले जाते हैं एंड द प्रोसीजर्स गोज ऑन। और इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज NADPH, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट हायर मॉलिक्यूलर एनर्जी विच इज रिलीज्ड, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। पहले PS2 आता है, देन PS1 आता है, देन अगेन PS2 आता है, फिर अगेन PS1 आता है। तो ये एक चैनल की तरह चलता जाता है। तो इस चैनल को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, यानी कि ये साइकिल फॉर्म में नहीं आते हैं, ये एक सीरीज में चले जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो ये सारा प्रोसीजर हमारा लाइट रिएक्शन के दौरान होता है जिसमें हमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती हैं, ATP एंड द NADPH। अब ये ATP NADPH का क्या होता है तो हम आगे जानते हैं इसके बारे में। लाइट रिएक्शन के दौरान एक और चीज़ होती है दैट इज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, नॉन साइक्लिक में होता है कि सीरीज चलती जाती है, PS2 देन PS1, PS2 देन PS1। लेकिन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे PS1 प्रेजेंट होता है। ये PS1 क्या करता है, जब लाइट हमारा एब्जॉर्ब होता है 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है PS1। उसके बाद यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो एक्टिवेट होते हैं एंड दे जंप आउट। सेम प्रोसीजर, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, इनकी एनर्जी को रिलीज करता है और ये फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ ये दोबारा नीचे की तरफ आ जाते हैं, दोबारा PS1 में। पुराने में नॉन साइक्लिक में PS2 से जंप होके PS1 में जा रहे थे, बट इसमें क्या है, PS1 से जंप होके अगेन ये PS1 में जाते हैं और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो है एक्टिवेट करते हैं। तो प्रोसीजर्स गोज ऑन, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, अगेन दे रिलीज एनर्जी ATP एंड दे कम डाउनवर्ड्स। तो ये एक साइकिल प्रोसेस में चलता है, इसलिए इसको हम कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। जो हमने ये देखा था कि NADPH और ADP जो प्रोड्यूस हुए थे, यही हाई मॉलिक्यूल एनर्जी जो मॉलिक्यूल एनर्जी के होते हैं, ये हमारे डार्क रिएक्शन में एंटर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट, ये हमारा हो रहा है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है, ये लाइट रिएक्शन की वजह से जो हमारा ATP और NADPH बनते हैं, ये ही डार्क रिएक्शन में एंटर कर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल जो है डार्क रिएक्शन में होता है और ड्यूरिंग नाइट होता है। तो ये ATP और NADPH जब डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल में एंटर होते हैं तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्टार्ट होता है। केल्विन साइकिल में क्या होता है, इसका जो मेन प्रोडक्ट है
केल्विन साइकिल जो है मेन प्रोडक्ट होता है दैट इज रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फोनेट। इसमें मेन 3 स्टेप्स होते हैं जिसको हमें याद रखना है। पहला चीज़ होता है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड थिंग इज होता है रिडक्शन एंड द थर्ड थिंग इज रीजेनरेशन। ये 3 प्रोसेस में आपको याद रखना है कि 3 प्रोसेस आपके केल्विन साइकिल में होते हैं। CRR, फर्स्ट इज द कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड इज द रिडक्शन एंड देन रीजनरेशन। नाम बता रहा है कि पहले रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फोनेट को इन्होंने कार्बोक्सिलेट किया। कार्बोक्सिलेशन मीन्स CO2 की प्रेजेंस में कार्बोक्सी, CO2 की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन होता है। फिर इसको रिडक्शन करके इसको एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसके बाद फिर से वो रीजनरेट होता है। जो रिबुलोज होता है वो दोबारा से रीजनरेट होता है। तो रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फोनेट जो होता है वो रिबुलोज कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज की प्रेजेंट में एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। सो ऑक्सीजन वाज रिलीज ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से। इस प्रोसीजर में जो डार्क रिएक्शन है, इस प्रोसीजर में हमारा सुक्रोज या फिर हमारा स्टार्च बनता है, न्यूट्रिएंट बनता है जो प्लांट अपने लिए बनाता है फॉर अ फूड, वो बनता है डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का रोल नहीं होता, लाइट रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीजन बनता है। तो 2 प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रहे थे, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज यानी कि शुगर। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है लाइट रिएक्शन में और शुगर प्रोड्यूस होता है डार्क रिएक्शन में। तो रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फोनेट जो होता है वो रिबुलोज कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज की प्रेजेंट में एंजाइम कार्बोक्सिलेज रिबुलोज आप ऐसे ले लोगे और कार्बोक्सिलेज क्योंकि कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो दैट इज कार्बोक्सिलेज। तो RUBP इन शॉर्ट रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फोनेट को हम क्या लिख सकते हैं? RUBP कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में और आउटर ऑक्सीजन लेवल कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कार्बोक्सिलेशन होता है तो इससे बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 1,5 से 3 पे आ गया, रिडक्शन हो गया, टूट रहा है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो ट्रायोज फॉस्फेट में रिड्यूस होता है। जब ये रिडक्शन चलता रहता है तो इस समय हमारा बनता है ग्लूकोज या स्टार्च। आफ्टर रिडक्शन हमारा स्टार्च बनता है, ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कैसे बनेगा? जब टूटेगा, जब टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, सिंपलेस्ट बन जाता है, ठीक है। और इस दौरान जो हमारा ATP और NADPH जो प्रोड्यूस हुए थे ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ये यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है दैट इज़ रिडक्शन। रिडक्शन के ही दौरान हमारा स्टार्च भी बन रहा है और साथ ही साथ जो हमारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने थे वो भी इसी में यूज़ हो जा रहे हैं। तो ATP और NADPH की प्रेजेंस में जब ये यूज़ हो गया, ट्राइफॉस्फेट अगर यूज़ हो गया तो क्या हुआ? टूटेगा तो 3 से 2 में आएगा। ट्राई मीन्स 3, तो 3 से 2 में आ गया। डाई मीन्स 2, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो टूट के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पे आ जाता है, तो दैट इज रिडक्शन। ये रिड्यूस हुआ, इसीलिए से प्रोसीजर कहते हैं रिडक्शन। और इसी दौरान हमारा स्टार्च बनता है और अगेन फिर यहाँ से रिबुलोज जो होता है फिर से वो रीजनरेट होता है कि फिर से रीजनरेट होगा, फिर से ATP और NADPH यूज़ करेगा एंड स्टार्च प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे भी ATP जो हमारा बना था वो ATP यहाँ पे यूज़ होता है और ADP में टूट जाता है, तो रीजनरेट होके दोबारा से रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फोनेट होता है। तो ये सारा का सारा क्या है? हमारा केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल कहाँ होता है? रात में। तो रात में दैट इज डार्क रिएक्शन। तो ये है हमारा डार्क रिएक्शन। तो एक था हमारा लाइट रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीजन बन रहा था और दूसरा है हमारा डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल, Z स्कीम एंड केल्विन साइकिल। लाइट रिएक्शन Z स्कीम, डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में हमारा सुक्रोज, स्टार्च और बनता है। एक और पाथवे होता है जो बहुत ही कॉमन तो नहीं है लेकिन ये हैच एंड स्लैक पाथवे है।
हैच एंड स्लैक पाथवे में क्या है, दिस हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे बेसिकली उन पेड़ों में होता है या उन लीव्स में होता है जैसे कि जो बहुत ही ड्राई एरिया में पाए जाते हैं। ड्राई एरिया में पाए जाने की वजह से उनकी लीव्स जो हैं प्रॉपर लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, प्रॉपर पानी उनको नहीं मिल पाता, प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं मिल पाती, इवन क्लोरोफिल भी उतना नहीं पाया जाता। तो हैच एंड स्लैक पाथवे जिनको हम जो है जिसको C4 पाथवे भी कहा जाता है, जो केल्विन साइकिल था वो C3 पाथवे था। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस समझाने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेरीज है या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम श्योरली उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।